तो हम लोग आज देखेंगे एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी। जो क्वेश्चन हम लोग ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है, ठीक है, उसके उसके रिलेटेड आपका रिलेटेड आपका क्वेश्चन यहाँ पे देखो दिया है स्क्रीन के ऊपर। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स विद रिस्पेक्ट टू द एक्टिविटी, आवाज आ रही है ना प्रॉपर? अंडरटेक टेकन इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से रिलेटेड देखो कुछ सर्विसेज दिए 1 2 3 करके ऐसा कितना सर्विस है? 18 सर्विस है। अब ये 18 सर्विस में आपको डिसाइड करना है कौन सा टैक्सेबल है कौन सा नॉट टैक्सेबल है। तो यहाँ पे नीचे देखो दिया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स लायबिलिटी ऑफ एग्रो लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जून। तो आपको ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी निकालना है एग्रो लिमिटेड का। ये कंपनी है, कंपनी ने बोला कि भाई हमने ये वाला सब सर्विस दिया है। अब ये सब सर्विस का आपको ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी निकालना है। अब वो कैसे निकालेंगे? तो ये क्वेश्चन दिया है, अब इसका सोल्यूशन देखो कैसे बनेगा। दिया है, अब इसका सोल्यूशन देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसका फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। तो फॉर्मेट कैसे बनता है? फॉर्मेट कैसे बनता है? एक मिनट। देखो ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहला कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी, ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी। और जितने पॉइंट रहेंगे ना, तो 18 पॉइंट है। देखो 18 के 18 मैंने लिखा है। ओके, 18 के 18 आपको लिखने। ओके, और अमाउंट नहीं लिखना है। अमाउंट क्या है? अमाउंट नहीं लिखना, क्योंकि अमाउंट अगर टैक्सेबल होगा तो हम लोग लिखेंगे नॉट टैक्सेबल होगा तो डैश करेंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं एग्रीकल्चर का कोई भी एक्टिविटी रिलेटेड टू प्राइमरी मार्केट और रिलेटेड टू फ्रॉम ग्रोइंग ऑफ क्रॉप, फसल को उगाने से लेके काटने से लेके मार्केट तक पहुंचाने तक जितना भी सर्विस होगा सबका सब नॉट टैक्सेबल होगा। जितना भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड सर्विस होगा सबका सब नॉट टैक्सेबल होगा। याद रखना, एग्रीकल्चर के अंदर आप अगर जानवरों को रहता है ना, कैटल फार्म, इन सबको आप पालते पोसते और बड़ा करते बेचते हो, कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। बस याद रखना है कि वो एक जानवर को छोड़ के, और वो कौन सा जानवर है? हॉर्स। तो हॉर्स का अगर आपने रियरिंग किया, उसको पाला पोसा बड़ा किया बेचा, तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला देखो क्या दिया है? सप्लाई ऑफ फार्म लेबर। तो फार्म लेबर सप्लाई कर रहे हैं। तो फार्म लेबर की जरूरत क्यों पड़ती है? फसल उगाने के लिए, राइट? तो इट इज नॉट टैक्सेबल। तो यहाँ पे हम लोग डैश मार देंगे। आई बस समझ में? जिसका अमाउंट आएगा तो हम लोग पीछे जाके क्वेश्चन में देख लेंगे अमाउंट कितना है, और फिर उसके ऊपर हम लोग देखेंगे कितना अमाउंट आएगा। सेकंड देखो चार्जेस फॉर सीड टेस्टिंग। तो चार्जेस फॉर सीड टेस्टिंग, सीड मतलब जो आप फसल उगाते हैं उसके जो बीज रहते हैं उनका टेस्टिंग किया। तो वो क्या एग्रीकल्चर से रिलेटेड है? है कि नहीं है? क्योंकि सीड नहीं होगा तो एग्रीकल्चर में आप अनाज कैसे उगाओगे? इट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, इट इज नॉट टैक्सेबल। तो डैश। समझ में आया? फिर चार्जेस फॉर सॉइल टेस्टिंग। सॉइल का टेस्टिंग हो रहा है। तो सॉइल का टेस्टिंग क्यों होता है? और फार्म लैंड, खेती अच्छे से हो जाए तो कौन सी फसल कहाँ पे उगानी है, कैसे उगानी है, तो सॉइल का टेस्टिंग करेंगे। नहीं करेंगे तो आप फसल को प्रॉपर्ली नहीं उगा पाओगे। तो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर नॉट टैक्सेबल। तो डैश करते जाएंगे। समझ में आया? देखो तीनों डैश हो गया। येलो कर दिया मैंने। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर नो? नेक्स्ट देखो चार्जेस फॉर वेयरहाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर से जो भी फसल उगी है उसको स्टोर करने के लिए वेयरहाउस मतलब गोडाउन। तो स्टोर करने के लिए कोई भी सर्विस सबका सब नॉट टैक्सेबल है। तो ये भी नॉट टैक्सेबल हो जाएगा। तो डैश करते रहेंगे। कमीशन रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। मैंने अनाज उगा के रखा है, गेहूं उगा के रखा है, मैं बेचना चाह रहा हूं, तो किसी एजेंट को पकड़ता हूं, बेच के देता है।
तो वो एग्रीकल्चर को बेचने का जो भी कमीशन चार्ज करेगा वो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, नॉट टैक्सेबल। याद रखना। हाँ, लेकिन एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस, उसका आटा बना के, उसका पैकेट बना के, फिर मैं किसी को बोल रहा हूँ एजेंट को बेचने के लिए, उस पे जीएसटी लग जाएगा। प्राइमरी मार्केट तक एग्रीकल्चर में कोई जीएसटी नहीं लगता है। आई समझ में बात? तो ये वाला भी नहीं होगा। नेक्स्ट वाला देखो, चार्जेस फॉर ट्रेनिंग ऑफ फार्मर ऑन यूज ऑफ न्यू पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर डेवलप्ड थ्रू साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च से कुछ डेवलप पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर है, वो चार्जेस हमारे हैं फार्मर को ट्रेनिंग देने के लिए। तो फार्मर का ट्रेनिंग हुआ है, इट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। फार्मर को ट्रेनिंग देके थोड़ी ना हम लोग कहीं पे बाहर गाँव भेजने वाले, यूएस में भेजने वाले। हम लोग ट्रेनिंग दे रहे फार्मर को जिससे फसल अच्छी हो सके। तो इट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, नॉट टैक्सेबल। समझ में आ रही बात? समझा नहीं समझा? फिर नेक्स्ट देखो क्या बोला, रेंटिंग ऑफ एग्रीकल्चर वेकेंट लैंड फॉर, ये शेयरिंग नहीं है, रियरिंग है। रियरिंग ऑफ हॉर्सेस। रियरिंग मतलब हॉर्स को पालने का। तबेला आप टाइप में समझ लो, जैसे जानवरों का तबेला होता है, वैसे हॉर्स एक वेकेंट लैंड था, वो भाड़े पे दिया, एग्रीकल्चर लैंड, और उसमें घोड़ों की देखभाल करी जा रही है। तो आपको पता है कोई भी जानवर है वो सब अलाउड होता है, लेकिन हॉर्स अलाउड नहीं होता। तो हॉर्स अलाउड नहीं होता है, तो ये फिर क्या हो जाएगा? ये फिर क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे आपका जो एग्रीकल्चर ऑफ वेकेंट लैंड है, ये देख लेते कितना अमाउंट दिया है। तो देखो एग्रीकल्चर लैंड फॉर हॉर्सेस का 7 लाख दिया है। तो हम लोग 7 लाख यहाँ पे जाके अमाउंट लिख देंगे। समझ में आ रही है बात? 7 लाख कैसे आया? यस और नो? आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? नेक्स्ट देखो क्या दिया है, लीजिंग ऑफ वेकेंट लैंड टू कैटल फार्म। कैटल फार्म मतलब गाय, बैल, बकरी, उनके लिए आपने वेकेंट लैंड को भाड़े पे दिया है। तो वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, इट इज नॉट टैक्सेबल। तो यहाँ पे हम लोग का नॉट टैक्सेबल आ जाएगा, डैश आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट देखो, रेंटिंग लीजिंग ऑफ एग्रो मशीन। एग्रीकल्चर के लिए मशीन का हम लोग ने भाड़े पे लिया। तो वो भाड़े पे इसलिए लिया क्योंकि हम लोग को एग्रीकल्चर में यूज है। एग्रीकल्चर में यूज होने के लिए कोई भी मशीन हो गया, उसका भी चार्जेस नॉट टैक्सेबल होगा। ये याद रखना है। तो एग्रो मशीन इज नॉट टैक्सेबल। जितना भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है सब नॉट टैक्सेबल होगा, ये याद रखना। नेक्स्ट देखो, लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ चार्जेस इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। तो एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस है, उसको हम लोग ने लोड किया, अनलोड किया, मतलब मार्केट में ले जाने के लिए टेम्पो में डाला, टेम्पो से निकाला, तो सब का सब क्या हो जाएगा? नॉट टैक्सेबल होगा। स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग नीचे भी दिया है, स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये भी सब नॉट टैक्सेबल होगा, इसके ऊपर भी कोई चार्जेस नहीं है। समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नीचे देखो। अब आप बोलेंगे सर सब तो नॉट टैक्सेबल है। हाँ, सब तो नॉट टैक्सेबल, लेकिन बीच में आया कि नहीं आया टैक्सेबल? आया कि नहीं आया? ऐसे ही अमाउंट आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट देखो, क्यूरिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। क्योर करके रखना कि भाई अपना एग्रीकल्चर सड़ ना जाए, उसके ऊपर ग्रेड करके रखने का, अच्छा वाला माल साइड में रखो, थोड़ा लो ग्रेड वाला अलग रखो, वो सब किया। एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। आप वो करोगे तभी आपके जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उसका अच्छा पैसा आपको मिल सकता है। तो क्योरिंग एंड ग्रेडिंग इज आल्सो एग्रीकल्चर एक्टिविटी, नॉट टैक्सेबल। नेक्स्ट है सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑन बिहाफ ऑफ एग्रीकल्चर इज फॉर कमीशन। तो लास्ट टाइम भी आया था कमीशन ऑफ एजेंट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो वो नॉट टैक्सेबल था। तो ये कैसे टैक्सेबल होगा? ये भी नॉट टैक्सेबल है। फिर दिया है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज। एक्सटेंशन मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने वाली और कोई सर्विस मिली है, वो भी नॉट टैक्सेबल, क्योंकि वो सपोर्ट मिलेगा तभी आप एग्रीकल्चर को अच्छे से रन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो ये भी नॉट टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट वाला बताओ देखो,
लीजिंग ऑफ वेकेंट लैंड विद स्टोरेज शेड स्ट्रक्चर इंसिडेंटल टू इट्स मीन फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। लीजिंग ऑफ वेकेंट लैंड विद स्टोरेज शेड, स्टोरेज शेड बोला है, मतलब एक जगह है, खाली है, भाड़े पे दिया और उसमें एक छोटा सा घर जैसा बना है। आपको पता है गांव साइड में रहता है तो कुआं रहता है, कुएं के अंदर एक छोटा सा घर बना के रखते हैं। बनाते कि नहीं बनाते, देखा होगा अगर गांव साइड में होगा तो, है ना। तो वो अगर आपने वेकेंट लैंड भाड़े पे दिया और उसमें वो स्टोरेज शेड भी आ गया, वो छोटा सा घर भी भाड़े पे दिया, और इंसिडेंटल मीन फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए यूज होता है, तो क्या उसको भी भाड़े पे देना टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? आप लोग बताओ। क्या वो घर और वो जगह भाड़े पे दिया तो वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा या नहीं होगा? इट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, क्योंकि बोला गया है इट्स मीन फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो नॉट टैक्सेबल ही होगा वो भी, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। वो स्ट्रक्चर हम लोग इसलिए बनाया कि हमारे एग्रीकल्चर में वो सपोर्ट कर सके, तो नॉट टैक्सेबल ही आएगा। नेक्स्ट वाला देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैरी आउट शेडिंग ऑफ शेलिंग ऑफ पैडी है ये, जस्ट अ मिनट, ये शेलिंग ऑफ पैडी on job work basis, शेलिंग ऑफ पैडी। पता है क्या होता है शेलिंग ऑफ पैडी? मैंने वो वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। जो चावल निकलता है ना, पहले से चावल के ऊपर पहले ब्राउन रैपर होता है हर एक चावल के ऊपर, फिर उसको मिल में डालते हैं ना तो भूसा अलग हो जाता है, चावल अलग हो जाता है, उसको बोलते हैं शेलिंग ऑफ पैडी। आए समझ में? तो वो अगर आपने खेत पे किया या खेत से अटैच कहीं जगह पे किया तो नॉट टैक्सेबल, लेकिन दूर ले जाके कहीं मिल पे किया तो टैक्सेबल होता है। तो एज ऑफ नाउ इधर कुछ नहीं बोला, जॉब वर्क बेसिस पे बोला है तो इट इज नॉट टैक्सेबल, तो ये भी नॉट टैक्सेबल आएगा। आई बस समझ में? क्लीनिंग ऑफ वीट को साफ कर रहा है, तो साफ करना बहुत जरूरी है, तभी एग्रीकल्चर अच्छे से बिकेगा, प्रोड्यूस बिकेगा, तो ये भी नॉट टैक्सेबल होगा। फिर देखो चार्जेस फॉर वेयरहाउसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम को वेयरहाउसिंग का चार्जेस लगाया, टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल? बोलो चार्जेस फॉर वेयरहाउसिंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम, टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल? ये वाला टैक्सेबल होगा क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ही नहीं। तो अमाउंट चेक कर लेंगे इसका। 9 लाख के देखो एंड में दिया, तो 9 लाख इधर पे लिख देंगे। तो देखो इतने सारे आइटम के अंदर सिर्फ 2 ही टैक्सेबल था, तो 2 था कि एक रहने दो, कुछ भी रहने दो, हमारा क्वेश्चन था वो, तो हम लोग ने इसको टैक्सेबल कर लिया। अब क्या करने का, टोटल करने का। तो टोटल कैसे आएगा? 7 लाख प्लस 9 लाख 16 लाख आएगा। तो टोटल टैक्सेबल सप्लाई हम लोग को क्या निकालना था? हम लोग को निकालना था जीएसटी लायबिलिटी। तो यहाँ पे रेट नहीं दिया है 18% लेने का। तो 18% कैसे निकालेंगे? ये इंडिया से मतलब एक ही स्टेट से रिलेटेड कुछ नहीं बोला है। तो अगर हम लोग एट द रेट ऑफ 18 लिखेंगे तो हम लोग को इस तरीके से लिखना पड़ेगा, जीएसटी एट द रेट ऑफ 9%, CGST at the rate of 9% और SGST at the rate of 9%। तो 16 लाख का 9% निकाल लेंगे। 16 लाख का 9%, तो 1,44,000। तो टोटल इसका हो जाएगा 144 प्लस 144 288। तो दैट इज योर जीएसटी लायबिलिटी। यही तो निकालने बोला था। ठीक है, तो ये आपका जीएसटी लायबिलिटीज हो गया। समझ में आया कैलकुलेशन? 2,88,000 इज योर आंसर। यही निकालने बोला था ना। चेक करो कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी। तो दिस इज द क्वेश्चन। तो इसमें आप एक दो बार इसको और कुछ डाउट आएगा तो आप लोग कमेंट कर देना। ठीक है।